हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम। आज पंजाब टेट पेपर 2 सोशल स्टडीज की पेडागोजी का ये मेरा 5वां लेक्चर है। इस 5वें लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आज मैं एक नया टॉपिक आप सबके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल आप लोगों का सिलेबस दिखाया था, एक बार मैं आप लोगों को आपका सिलेबस दिखा देता हूं। आज हम लोग सिलेबस का अपना दूसरा चैप्टर जो है वो करेंगे। पंजाब टेट के अंदर पहला चैप्टर आप सब बच्चों ने पढ़ लिया था। इनफैक्ट जितना पढ़ना चाहिए था उससे दुगना तिगना पढ़ लिया हम लोगों ने। ये आज मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। आज के चैप्टर में 3 पार्ट है। देखो कौन से? एक तो क्लासरूम प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि सोशल स्टडी की क्लास में हम कितने तरीकों से टीचिंग कर सकते हैं, कितने तरीकों से लर्निंग कर सकते हैं, एक क्लासरूम हमारी किन स्टेजेस से आगे होकर बढ़ती है। एक्टिविटीज मतलब कितने प्रकार की एक्टिविटियां एक क्लासरूम के अंदर करवाई जा सकती है जिनसे सोशल स्टडी और उसके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स को सीखा जा सकता है। एंड डिस्कोर्स यानी कि क्लासरूम के अंदर की जो कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की, वो किस तरह से इफेक्टिव हो, जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो आज के लेक्चर हमारा इन 3 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड है और इस लेक्चर के बाद आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो तैयार हो जी सारे आज के इस चैप्टर के लिए। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा कि आप सावल क्लासेस के साथ जुड़कर पंजाब टेट की ऑनलाइन कोचिंग घर बैठे ले सकते हो, जहां पूरा सिलेबस आपको थ्योरी, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट में कवर अप किया जाता है। पेपर 2 सोशल स्टडी, पेपर 2 साइंस मैथ, पेपर 1 और सावल क्लासेस के हर एक पेड बैच के अंदर पूरा सिलेबस थ्योरी में, एमसीक्यू में, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और सेक्शनल टेस्ट में कवर किया जाता है। तो लो जी आगे जी हम लोग हमारे सिलेबस में। कैमरा करता हूं मैं ऑफ, आप लोग अपनी स्क्रीन कर लो बड़ी, रेजोल्यूशन कर लो सेट पूरी बढ़िया। और सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लो। हाँ जी, सभी को स्क्रीन विजिबल है, एकदम क्लियर? हाँ जी। तो क्लासरूम प्रोसेसेस, एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स। क्लासरूम प्रक्रियावां, गतिविधियां ਅਤੇ डिस्कोर्स। आज के चैप्टर के ये 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला पार्ट शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासरूम प्रोसेस? क्लासरूम प्रक्रिया तो साडा की भाव है। अब क्लासरूम प्रोसेस क्या है कि एक टीचर किस तरह से सोचता है, महसूस करता है, वचनबद्ध होता है अपने एक्शंस के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक क्लासरूम के अंदर, और वो लर्निंग सिचुएशंस को कैसी इंटरेक्शन पैटर्न वाली बनाएगा, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएगा जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स निकले। इसी को क्लासरूम प्रोसेस कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं तो सबसे पहले ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है? मैं ऐसे सोचता हूं कि आज मेरा लेक्चर नंबर है 5, मतलब क्लास में आने से पहले आज मेरा लेक्चर नंबर है 5। आज मैंने पेडागोजी का दूसरा चैप्टर पूरा खत्म करना है, ये मेरे चैप्टर का नाम है। फिर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये कराऊंगा, जब चैप्टर चल रहा होगा तो ये करूंगा, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये करूंगा। ये पूरी प्लानिंग और मैनेजमेंट करना, इसी को क्लासरूम प्रोसेस कहा जाता है। अब हम लोग इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक, क्लासरूम में आने से पहले, दूसरा जब आप टीचिंग कर रहे हो तब, जब आप टीचिंग करने से पहले, तीसरा टीचिंग करते वक्त, और चौथा टीचिंग करने के बाद। 4 हिस्सों में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर एंटरिंग इनटू क्लास, क्लासरूम दे विच जान तो पहला हम लोग क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की, अपने लेसन प्लान्स बनाते हैं
कि आज मैंने कौन सा यूनिट टीच करना है, आज मैंने कौन सा चैप्टर टीच करना है, आज मेरे कौन से कंटेंट होंगे, कौन सी टीचिंग एड्स यूज होंगी, एक्टिविटीज क्लास में क्या करवाई जाएंगी, हर चीज को मैं पहले प्लानिंग करता हूं। फिर जब मैं क्लासरूम में पहुंच जाता हूं, बिफोर टीचिंग शुरू करने से पहले मैं चेक करता हूं कि क्या लर्नर्स की प्रीवियस नॉलेज अप टू डेट है, क्या मतलब आज का चैप्टर करने से पहले जो बेसिक्स चाहिए क्या वो बेसिक्स इन सबको आते हैं क्या। और फिर मैंने इस चैप्टर को पिछली बार इस तरीके से पढ़ाया, आधे बच्चों को समझ लगा, इस बार मैं नया एक्सपेरिमेंट करूंगा, नए तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि सबको समझ लग जाए। और एक्टिविटीज कौन सी मैं यूज करूंगा आज अपनी क्लास में ये चैप्टर कराने के लिए, मतलब बच्चों को कोई प्रैक्टिकल करवाना है, कोई टीचिंग एड्स दिखानी है, कोई ड्रामा करवाना है, कोई गेम खिलानी है, ये सब चीजें मैं बिफोर टीचिंग अपनी प्लान करता हूं। जब मेरी टीचिंग चल रही होती है, मान लो मेरे 1 घंटे का लेक्चर मेरा चल रहा है, लेक्चर चलते वक्त मैं देखता रहता हूं कि बच्चों की पार्टिसिपेशन मेरे साथ कितनी की है, वो पार्टिसिपेशन का नेचर क्या है, मतलब बिल्कुल इजी से क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं। और ड्यूरिंग टीचिंग मैं जो एक्टिविटी करा रहा हूं उसकी सुपरविजन करता रहूंगा। अगर मुझे लगा कि मेरी क्लास अब बोर हो रही है, पैसिव फील कर रही है, हल्का फील कर रही है, तो मैं उनके अंदर दोबारा से फिर एनर्जी भरने का प्रयास करूंगा, जिसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और जब मेरी टीचिंग खत्म हो जाती है तो फिर मैं मूल्यांकन करूंगा। बच्चों को ऑब्जर्वेशन से भी देखा जा सकता है, देखने से भी समझ लगता है कि सामने वालों को कितनी समझ आई है कितनी नहीं आई। और इंसेंटिव्स मतलब कुछ ना कुछ प्राइज देना ताकि वो फर्दर मोटिवेट रहे। आप लोग मेरे को सबसे पहले बताओ, क्या इतना समझ लगा क्या सबको? हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नाल नाल एमसीक्यू भी करा दो। देखो क्या होता है, अगर मैं चाहता तो आपको मैं थ्योरी पढ़ाता ही ना, मैं आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू ही करा देता। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, पहले कि मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाऊं या दूसरा ऑप्शन मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊं। तो मुझे ज्यादा बेटर ऑप्शन कंसेप्ट वाला लगा। अब मैंने आपको 6 पेपर पुराने सॉल्व करा दिए, ठीक। उन 6 पेपरों के अंदर मैंने देखा कि मेरे एक चैप्टर में से भी सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए थे। सोशियोलॉजी टर्म जो है वो किस व्यक्ति ने दी, मतलब पहले चैप्टर में से क्वेश्चन बन गए। तो बात है टाइम की। वैसे तो बड़ा अच्छा होता है कि अगर हम थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी कर ले तो उसके जैसी तो कोई मजा ही नहीं है, परंतु अगर हमारे पास टाइम ना हो तो फिर थ्योरी करनी होती है, एमसीक्यू नहीं करने होते कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए अगर अपने को टाइम मिल गया और टाइम मिल गया तो फिर मैं आपको इन सब चैप्टरों के एमसीक्यू भी करा दूंगा, ठीक है। ये पूछने वाली बातें नहीं होती ना बताने वाली होती। चलो, तो ये आप लोगों को सबसे पहले आज के टॉपिक की इंट्रोडक्शन क्लियर होगी, ठीक है। क्लासरूम प्रोसेस क्या होता है, क्लासरूम में जाने से पहले, क्लासरूम में पहुंचने पर, क्लासरूम में पढ़ाते वक्त और क्लासरूम के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी को क्लासरूम प्रोसेस कहा जाता है। अब अप्रोच क्या क्या हो सकती है लर्निंग के प्रति, या अप्रोच क्या क्या हो सकती है टीचिंग के प्रति। अभी आपका ये पहला पार्ट ही चल रहा है, दूसरा नहीं शुरू हुआ, ठीक है। अब जो मैंने गीत गाए कि 4 हिस्सों के अंदर क्लासरूम का प्रोसेस है, उसी को अब हम लोग अलग अलग अप्रोचेस की मेथड से पढ़ेंगे। सबसे पहली अप्रोच है मेरी लेक्चर मेथड। सबसे पहला मेथड टीचिंग और लर्निंग का है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिस्कशन मेथड, तीसरा है प्रोजेक्ट मेथड, चौथा है स्टोरी टेलिंग मेथड। ये 4 मेथड के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। मेरे हाथ में इस वक्त, मैं आप लोगों को कैमरा ऑन करके दिखाई देता हूं, चलो, मेरे हाथ में इस वक्त इग्नू की किताब है। इग्नू पता है ना क्या चीज है, ये देखो इग्नू की इस किताब में, इतनी मोटी किताब है, ये मैंने फोटोस्टेट करा ली सारी, सोशल स्टडी पेडागोजी की। इस किताब में ये पहले 4 मेथड्स पे ही सबसे ज्यादा जोर दिया है, तो मैं भी आप लोगों को पहले 4 मेथड्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा जोर देने वाला हूं। और क्वेश्चंस भी मैंने देखा है पेपरों में
इन 4 मेथड्स में से सबसे ज्यादा बनते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके सारे मेथड डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला मेथड आप लोगों के सामने कौन सा लिखा हुआ है जी? बच्चों को पढ़ाने का और बच्चों के लिए पढ़ने का सबसे पहला मेथड है लेक्चर मेथड। जैसे इस वक्त मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा हूं ना। तो लेक्चर मेथड, थोड़ी स्पीड रखना लिखने में, ये बहुत पुराना मेथड है और ये किस फिलॉसफी के ऊपर चलता है? ये किस फिलॉसफी के ऊपर चलता है? ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी पे चलता है कि मैं पढ़ा रहा हूं ना तो सही पढ़ा रहा हूं, ज्यादा मेरे सामने चिल्ड पिल्ड करने की जरूरत नहीं है। आइडियलिज्म कि मैं पढ़ा रहा हूं ना, बस चुप करके पढ़ते रहो, ज्यादा सवाल ना पूछो मेरे से। आइडियलिज्म की फिलॉसफी के ऊपर ये चलता है। यहां हम हर बच्चे को हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के साथ टीच करते हैं, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ हर टॉपिक को टीच करते हैं। इस टॉपिक के अंदर एक टीचर की प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इसमें एक टीचर अपने जेस्चर यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से, वो कुछ सिंपल डिवाइस जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चौक, इनकी मदद करता है। अपनी वॉइस को अप करना, डाउन करना, आवाज की चेंज के साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, बस यही टूल होते हैं उसके। फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, है छोटे मोटे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड यूज हो जाएंगे, आवाज ऊंची नीची हो जाएगी, इसके थ्रू टीच करता है। और लेक्चर मेथड जो है वो एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, मतलब ये टीचर के आधारित है। और लेक्चर मेथड टाइप टीचिंग को हम लोग एक्सपोजिटरी टीचिंग भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको एक बार फिर बोल देता हूं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं आपको, जो पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं, मैंने 10 के 10 पुराने पेपर देख लिए, इससे बाहर नहीं है, नहीं है इससे बाहर, सच बता रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक चैप्टर कराया है, आप पुराने पेपरों में उससे आए हुए भी क्वेश्चन दे सकते हो एज इट इज, सच कह रहा हूं। हम लोग इसको एक्सपोजिटरी टीचिंग के रूप से भी जानते हैं। लो मैं आपको दूसरी फाइल दिखाता हूं अपनी, कहां से पढ़ाता हूं आप लोगों को। ये देखो मेरी दूसरी फाइल, यहां दिखाई दे रहा है तमिलनाडु टीचिंग एजुकेशन यूनिवर्सिटी। ये तमिलनाडु का डाटा है, देखो तमिलनाडु की फाइल है। फिर ये देखो एक और, ये एनसीईआरटी की फाइल है, ये इग्नू की फाइल है, और उससे अलग ऑनलाइन रिसर्च पेपर तो बहुत से होते ही हैं। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहां से आप चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। तो आओ अपने टॉपिक पे वापस आओ। ये लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? लेक्चर मेथड ओल्डेस्ट पुराना मेथड है, आइडियलिज्म की फिलॉसफी पे चलता है, टॉपिक की हम लोग एक्सप्लेनेशन पे बिलीव करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इतने ही टूल है, टीचर सेंटर्ड है, और हम लोग इसको एक्सपोजिटरी टीचिंग के रूप से भी जो है वो जानते हैं। इस मेथड के अंदर, इस मेथड टीचिंग, ये जो लेक्चर मेथड है, इस लेक्चर मेथड के मेरे स्टेप्स क्या रहते हैं? सबसे पहले जब लेक्चर देना हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन दी जाती है, हाँ जी। दूसरे नंबर के ऊपर हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं टॉपिक की, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं एक बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का करंट नॉलेज के साथ। चौथी स्टेज के अंदर जर्नलाइजेशन, फिर हम लोग हमारे कंटेंट को डिलीवर करते हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ाना होता है उसे जर्नलाइजेशन कहा जाता है। उस सब का फायदा क्या है, उसकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक। और लास्ट में ऑब्जर्वेशन की मदद से उसका मूल्यांकन किया जाता है कि इनकी शक्लें देख के तो लग रहा है कि सबको समझ आई गया आज, दैट इज ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन। तो ये आप लोगों का सबसे पहला मेथड, बताओ जी समझ लग गया सबको? ये है सबसे पहला मेथड टीचिंग का, लर्निंग का, कोई भी कह दो आप, क्लासरूम प्रोसेस के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं लेक्चर मेथड।
लिख लिया? थोड़ी सी स्पीड रखो, बस लिखने की हल्की सी स्पीड रखो। और आज के इस लेक्चर में कोई इंग्लिश पंजाबी का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक एक शब्द है हल्के हल्के से, चाहे अगर आप इंग्लिश में भी लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर चीज आपके समझ लग जाएगी बढ़िया की। ठीक बात? लिखे दूसरा मेथड। अब देखो जी दूसरा मेथड, ये देखो, ये पहला मेथड था लेक्चर मेथड। अब दूसरा मेथड देखो, डिस्कशन मेथड। आओ जी, दूसरा मेथड लिखो, टीचिंग का, लर्निंग का डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड क्या है, आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। डिस्कशन का मतलब क्या होता है, जहां हम लोग एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, यानी कि अपनी नॉलेज को। जब हम अपने आइडिया, अपने विचार, अपना ज्ञान एक ग्रुप के अंदर शेयर करें, 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग आपस में ऐसे अपना ज्ञान शेयर करे आ रहे बैठे, ठीक है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, 2 वे कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं, ये मेथड डिस्कशन मेथड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड मीन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस और नॉलेज इन ए ग्रुप। ऐसा डिस्कशन मेथड क्यों किया जाता है, ताकि इस मेथड का मोटिव की है, मकसद की है, ताकि उस टॉपिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब हर चीज ਨੂੰ समझ जाना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ जाना, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। इस मोटिव के लिए डिस्कशन मेथड जो है वो यूज किया जाता है। हाँ जी, ठीक। अब जो डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन मेथड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेथड है। देखो मेरा कैमरा ऑन ना करने के पीछे एक कारण और भी है कि मैं मेरी कुर्सी के ऊपर पलाथी मार के बैठा हूं। पलाथी आपने पंजाबी में क्या बोलते हैं, बागड़ी में हमारे पलाथी होता है, पलाथी मतलब ऐसे बैठ तो मेरे को अंग्रेज समझ रखा है क्या, कुर्सी बेशक मेरी अंग्रेजों जैसी है ये, पर मैं कंफर्टेबल होके बैठा हूं ताकि पूरा जोर लगा के आपको पढ़ा सकूं ठीक है, चौकड़ी मार के। हाँ, तो ये जो मेथड है डिस्कशन मेथड, ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेथड है। कहते हैं ना, एक सिर से भला 2 सिर, एक सिर से भला 2 सिर। कहते हैं ना कि 2 हेड्स, जेड़े 2 सिर होते ने वो एक दो भले आर बेटर देन 1, एक सिर से भले 2 सिर। इसीलिए डिस्कशन मेथड को अच्छा कहा जाता है। और डिस्कशन मेथड का एक अल्टीमेट मोटिव ये होता है किसी डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर पहुंचना, किसी डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर पहुंचना, ठीक, किसी डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंचना। डिस्कशन करते हैं तो आपस में सींग भिड़ाने के लिए नहीं करते, एक रिजल्ट पे, एक बात पे सबका एग्रीमेंट हो जाए, इसलिए डिस्कशन की जाती है, ठीक। तो डिस्कशन मेथड जो है ये एक तरह का फोरम होता है। आप कह सकते हो कि ये जो डिस्कशन मेथड है, जब तक अपनी क्लास में 2-4 स्टूडेंट ऐसे ना पूछ लेना एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड, तब तक अपनी क्लास में मजा ही नहीं आता। वही मैं सोच रहा था कि आज किसी ने अभी तक गीत गाया क्यों नहीं एडमिट कार्ड वाला, 2-3 स्टूडेंट्स आ ही गए आखिरकार। डिस्कशन मेथड जो है आप कह सकते हो ये एक ऐसा फोरम है, ये फोरम का मतलब मंच होता है, FORUM, फोरम। फोरम का मतलब क्या होता है, मंच। जैसे मैं कह सकता हूं कि सावल क्लासेस इज ए फोरम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब,
तो फोरम का मतलब क्या होता है? मंच होना। डिस्कशन मेथड एक ऐसा फोरम है जहां ओपन माइंडेड डिस्कशन होती है। मतलब वहां ऐसे लोग नहीं बैठे होते कि मेरी बात माननी है सारों ने, बाकी तुम जो मर्जी बोले आओ, एंड में बात तो मेरी माननी पड़ेगी। मतलब ऐसे विचार के लोग नहीं होने चाहिए। और जहां सभी लोग कोलैबोरेटिव, आपस में कोलैबोरेशन करके डिस्कशन करते हैं, इस मेथड को डिस्कशन मेथड जो है कहा जाता है। और डिस्कशन मेथड जो है एक टू वे कम्युनिकेशन से चलता है। पहले लेक्चर मेथड वन वे कम्युनिकेशन में चलता है, वहां बस टीचर ही बोलता है, पर यहां टीचर भी बोलता है, स्टूडेंट भी बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, बच्चे आपस में बोलते हैं। तो ये इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? डिस्कशन मेथड बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को डिस्कशन मेथड भी, दूसरा मेथड भी सब स्टूडेंट्स को समझ लग गया होगा। यहां तक नोट डाउन किया क्या सब बच्चों ने? हाँ जी। आज के चैप्टर के कुल टोटल 3 हिस्से हैं, अभी पहला हिस्सा चल रहा है आपका। अब देखो दूसरा दूसरा आप लोगों का, हाँ जी, अभी तीसरा मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। तीसरे मेथड को हम लोग प्रोजेक्ट मेथड के रूप से जानते हैं। टीचिंग का, लर्निंग का तीसरा मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। तो आओ जी आप तीसरे मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सारे बच्चे हेडिंग दे दो। तीसरे मेथड का नाम है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट मेथड जो है वो इफेक्टिव लर्नर सेंटर्ड मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो इफेक्टिव, जहां शब्द आ जाए ना इफेक्टिव, इसका मतलब वो चीज रिजल्ट ओरिएंटेड होएगी, उसका परिणाम निकलना ही निकलना है। लर्नर सेंटर्ड मेथड है जिससे लर्नर को उसका पूरा पूरा फायदा जो है वो मिलने वाला है। ये एक ग्रुप सेंटर्ड मेथड है, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप को एक टास्क दिया जाता है, तो ग्रुप सेंटर्ड मेथड है। और ये मेथड सबसे बेस्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस वाली क्लासरूम में, जहां व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बच्चे बटे होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस में जहां बच्चे होते हैं ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, अलग अलग भाषा, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे जाओ, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है। और इस मेथड को एक्टिविटी बेस्ड मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को एक्टिविटी बेस्ड मेथड भी कहा जाता है। एक स्टूडेंट अमनदीप कौर ने कमेंट किया है कि सर 132 स्टूडेंट इस वक्त लाइव क्लास लगा रहे हैं, सभी जने लाइक नहीं कर रहे। तो भाई बिल्कुल सबको लाइक करना चाहिए, क्यों नहीं करते भाई? बेस्ट क्लास है सर, कोई भी एना डीपली नहीं करवाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड, ये एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड से आदमी अपनी नेचुरल स्पीड से सीखता है। यह मेथड जो है वो नेचुरल सेटिंग वाला मेथड है। आदमी अपनी नेचुरल सेटिंग करता है कि मैं किस लेवल के ऊपर सीख सकता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप साइंस के बच्चों को बोलते हो कि रॉकेट बनाओ, सोशल स्टडी में बोलते हो वोल्केनो बनाओ, और वोल्केनो फूटना चाहिए ऐसा बना के दिखाना। प्लेग्राउंड का डिजाइन करो, अगर हमने ये गेम खेलनी हो तो प्लेग्राउंड का डिजाइन किस तरह से बनेगा वो बनाओ। न्यूज़पेपर को अगर आपने पब्लिश करना है, किन किन एलिमेंट्स का आप ध्यान रखोगे, उसके ऊपर आप एक प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक, ये कौन सा मेथड कहलाता है? इसको प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? प्रोजेक्ट मेथड क्या है?
प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे को एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन में उसको कई ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर उस कई ऑप्शन में से वो चूज करता है, उसकी प्लानिंग करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, आप लास्ट में उसका मूल्यांकन कर लेते हो। ये आपका तीसरे तरह का मेथड है जिसको प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के कई फायदे हैं। अगर मैं इसके फायदे बताऊं तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ लर्निंग के बेस्ड है, इसमें बच्चे को फ्रीडम मिलती है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, सोशल कमिटमेंट है, सोशल एडजस्टमेंट है, इसमें बच्चा ज्यादा सिंसियरिटी से सीखता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीखता है, लर्निंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसमें आती है, सेटिस्फैक्शन होती है और लर्नर को काफी गेन होता है इससे। ये अलग अलग पॉइंट्स बना के, इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ बोल के बता दिया आपको, ठीक है। वैसे ज्यादातर दुनिया तो मैं आपको बताऊं जब ये चीजें पढ़ाती है ना तो बस वो इतना का पढ़ाती है, प्रोजेक्ट मेथड का मतलब प्रोजेक्ट बनाना, डिस्कशन मेथड का मतलब डिस्कशन कर लेना, लेक्चर मेथड, हम लोगों ने फिर भी चलो कुछ कुछ चीजें इसकी कर ली कि क्वेश्चन घूम फिर के आए तो हम लोग कर लें। और चौथा मेथड है जी स्टोरी टेलिंग मेथड। अब स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है, चौथा मेथड लिखो जी। स्क्रीन अगर ब्लर आ रही हो तो रेजोल्यूशन ठीक कर लो। चौथा मेथड है जी स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड से टीचिंग भी होती है, स्टोरी टेलिंग मेथड से लर्निंग भी होती है। ये दोनों जगह के मेथड है, आप इसको टीचिंग का भी कह सकते हो, लर्निंग के भी कह सकते हो इनको। अब स्टोरी टेलिंग मेथड सोशल स्टडी में क्या है, स्टोरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरी। स्टोरी जो है वो एक आर्ट है, कला है, आर्ट ऑफ नरेटिंग टेल्स। अलग अलग घटनाओं को किस तरीके से हम लोग सुनाते हैं, वो कला जो है हमारी, उसी को स्टोरी कहा जाता है, ठीक। और स्टोरी जब हम लोग सुनाते हैं तो उसको पढ़ते नहीं है, हम लोग उसको अपनी मेमोरी से सुनाते हैं, अपनी यादों से सुनाते हैं उसको, ठीक। जब भी आप लोगों ने बच्चों को स्टोरी के थ्रू टीच करना हो, दो बातें आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है। पहली, सिलेक्शन, स्टोरी जबरदस्त होनी चाहिए, और दूसरी, उसको आप सुनाओगे कैसे, सुनाने का मेथड, डिलीवरी, ठीक है। स्टोरी बहुत जबरदस्त हो, उसकी सिलेक्शन अच्छी करो, और फिर सुनाने की कला होनी चाहिए आप में। कईयों को कहानी सुनाने का ऐसा तरीका होता है, सामने वाले कल्पनाओं में खो जाते हैं। तो डिलीवरी एंड सिलेक्शन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी के अंदर। स्टोरी की अगर मैं इटसेल्फ बात कर लूं तो स्टोरी के अंदर उस स्टोरी का जो टाइटल होता है वो सुपर क्लास होना चाहिए, स्टोरी जो हमने लिखी वो बॉडी अच्छी होनी चाहिए, और लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो क्लियर होना चाहिए। मेन स्टोरी के ये तीन बातें होती है, पहले आप स्टोरी का नाम बताओ, फिर स्टोरी को इफेक्टिवली डिलीवर करो, और लास्ट में उसका कंक्लूजन क्या निकाला आपने, कंक्लूजन बताओ। ये स्टोरी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जर्नली हम लोग सोशल स्टडी की दुनिया में जो स्टोरियां सुनाते हैं वो रूलर्स की सुनाते हैं, समाज सुधारक जो रिफॉर्मर्स थे उनकी सुनाते हैं, कितने लेखक हुए इतिहास में, राइटर्स की सुनाते हैं, सूफी संतों की सुनाते हैं, किन किन लोगों ने किन किन चीजों की डिस्कवरी कैसे कैसे की उनके बारे में बताते हैं, वैज्ञानिकों के बारे में बताते हैं। ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताई है कि स्टोरी किन की हो सकती है। स्टोरी सुनाने के लिए एक रेलिवेंट स्टोरी उठाई जाए, ऑडियंस के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, टाइटल उसका बिल्कुल क्लियर हो, स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं खींचनी, शॉर्ट में कंप्लीट कर देनी है, और बच्चों के रिएक्शन चेक करते रहो, और ऑडियंस के अंदर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसको वॉच करते रहो। तो ये आप लोगों का चौथा मेथड है जी, ये हम लोगों ने पढ़ा, कहां गया, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो ये है जी अप्रोचेस टू लर्निंग में पहली चार अप्रोचेस हमने पढ़ी। पांचवी देखो कौन सी है, केस स्टडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस स्टडी। अब हम लोग इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कम शब्दों में ही आप लोग इनको समझने की कोशिश करना। केस स्टडी के थ्रू भी लर्निंग होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस स्टडी।
केस स्टडी के अंदर हमने ये कहा कि भाई महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है XYZ। गांव के लोगों ने बिना सरकारी मदद के, सरकारी हेल्प उन्होंने नहीं ली, उन्होंने अपना गांव 33.33% हरा कर दिया। 100% कूड़े का डिस्पोजेबल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का सबसे अच्छा, सफाई में पूरे भारत में पहला रैंक आया है। गांव में स्वरोजगार के कम से कम 100 छोटे बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। एक आदमी इनके बेरोजगार नहीं है। जेंडर इक्वलिटी इस गांव में सबसे टॉप पर है। लिंग अनुपात 1000/1000 है और किसी भी काम के लिए इन्होंने सरकार की मदद नहीं ली। आओ हम इस गांव की केस स्टडी करते हैं कि कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया। दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। ठीक, दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये सच्ची गल है जी, महाराष्ट्र वाली सच्ची नहीं है। ये मैंने बनाई है अभी अभी, ये सच्ची गल नहीं है। ठीक, अब जैसे मान लो जो लोग फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक, तो वो केस स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से सुनील भारती मित्तल ने, सुनील भारती मित्तल का नाम सुना है? किस तरह से सुनील भारती मित्तल ने अपनी बीवी के ज्वेलरी बेचकर 2 लाख रुपए से एयरटेल को शुरू किया और आज भारत की टॉप 5 कंपनियों में से एक है। इसकी केस स्टडी करो कि ये कैसे यहां तक पहुंचा। दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। ठीक, केस स्टडी प्रैक्टिकल चीज को स्टडी करना होता है बस। उसके बाद हमारे पास, और जब आप केस स्टडी करते हो तो आपको नॉलेज मिलती है ना, लर्निंग मिलती है, आपके कंसेप्ट तैयार होते हैं, सब फायदे ही फायदे होते हैं। फिर ड्रामा, ड्रामा भी एक चीज को समझाने का, ड्रामा करने वालों को और ड्रामा देखने वालों को काफी चीजें समझाने में ड्रामा मदद करता है। ओरिजिनल सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है? अब जैसे ज्योग्राफी की दुनिया में अगर मैं सभी बच्चों को संसद ले जाऊं, ठीक, वो गोल गोल सी बिल्डिंग संसद में, ऐसे देखो ये पार्लियामेंट है ना भारत की, यहां ले जाऊं, यहां बच्चों को घुमाऊं कि ये देखो ये है लोकसभा, ये कुर्सी दिख रही है क्या, यहां स्पीकर बैठता है, ये गेट देखो ये राज्यसभा, आओ अब मैं आपको मिलवाता हूं, ये है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, नमस्ते द्रौपदी जी कैसे हो आप, ये हमारे बच्चे हैं, आप इनको बताओ राष्ट्रपति के क्या काम होते हैं, प्लीज आपसे निवेदन है हमारा। ओरिजिनल सोर्स मेथड, आप बच्चों को लाल किले पर ले जाओ, ठीक है, आप बच्चों को कुतुब मीनार दिखा दो, आप ऐतिहासिक चीजें दिखा दो, आप बच्चों को डैम दिखाओ और फिर डैम पढ़ाओ। क्या मेथड है ये टीचिंग और लर्निंग का, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल सोर्स मेथड। समझ लग गया? 7वां मेथड समझ लग गया क्या? ओरिजिनल सोर्स मेथड क्या है? इसको हम लोग ओरिजिनल सोर्स मेथड के रूप से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो एक आइडिया से जो है वो ली जाती है, क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस है ये। और इंक्वायरी मेथड जो है वो बेसिकली बच्चे की कोग्निटिव डोमेन जो है उसको डेवलप करने का काम करता है। हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि आप अपना सवाल पूछो, उस पर आंसर दो, जो चीज समझ ना लगे फिर उस पर सवाल पूछो, फिर उसका आंसर दो। इस मेथड को इंक्वायरी मेथड के रूप से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला मेथड आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है जी? जिसमें हम लोग बच्चे को एक कंसेप्ट टीच करते हैं और उस कंसेप्ट को टीच करने के बाद उन बच्चों के सवाल पैदा हो जाते हैं। जहां बच्चों के सवाल पैदा हो अपने आप, जहां बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो अपने आप, उस मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। जैसे मैंने बच्चों को कहा कि स्टूडेंट्स आपको पता है धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आप एक तरफ देखोगे तो दिन दिखेगा और दूसरी तरफ देखोगे तो रात दिखेगी। अब बच्चे तो जिनमें इन चीजों की क्यूरियोसिटी होती है वो तो हो जाएंगे पागल की, वाह वाह सर ये कैसे हुआ, ये हमें बताओ, ये कैसे संभव है।
आज आपको पता है, आज आसमान में 4 प्लैनेट्स दिखेंगे एक साथ। अच्छा सर, कहां होंगे, कैसे होंगे, हम भी देखेंगे, कौन सी डायरेक्शन में है, ये क्यों दिखते हैं, फिर आप उनको उनका ज्ञान देंगे। ये कौन सा मेथड है? ह्यूरिस्टिक मेथड। उसके बाद जैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये कौन सी होती है? जहां एक दूसरे सब्जेक्ट की मदद लेकर हम लोग हमारा मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो जेकर आपा पंजाबी दे विच जेड़े ना पढ़ते हैं, अगर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, उसी को नाउन बोलते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। हमें सोशल साइंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना हो, ऐसा टॉपिक पढ़ाना हो जो सीधा वो पढ़ाए तो समझ ना आए, बल्कि अगर दूसरे सब्जेक्ट से घूम के आए तो ज्यादा अच्छा समय लगेगा। ये भी एक अप्रोच है टीचिंग की और लर्निंग की। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड तो आप लोगों को मतलब कण कण से पता लग चुका है क्या है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड टीचिंग के और ये लर्निंग के। एक्टिव लर्निंग अप्रोच, जहां बच्चे आपके साथ एक्टिवली हो। पीयर टीचिंग, ये एक तरह की ग्रुप टीचिंग है, जो ये डिस्कशन बेस्ड मेथड था वही था। कोलैबोरेटिव भी कुछ कुछ यही है। एक्सपेरिमेंट कर करके बच्चों को टीच करना, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच है। तो ये आप लोगों के इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट था। मैंने आपको बताया ना कि उन 15 में से पहले 4 के ऊपर ही दुनिया में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और मैंने पहले चारों आपको अच्छे से टीच कर दिए, बाकियों के सबको मीनिंग समझा दिए। आप चाहो तो उन सब पर एक एक पैरा खुद लिख सकते हो। बताओ जी, अगर यहां तक सबको समझ लगी हो तो कमेंट करके बताओ मेरे को कि हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब हम लोग हमारे चैप्टर के दूसरे पार्ट के ऊपर पहुंच गए हैं। चैप्टर का दूसरा पार्ट है क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी। अब क्लासरूम में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो क्लासरूम में एक्टिविटीज होती हैं, वो भी लर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट इनसाइड, जो बच्चों के द्वारा क्लासरूम में करी जाती है। द क्लास एज ए पार्ट ऑफ अप्लाइंग और डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लेसन आफ्टर लिसनिंग द थ्योरेटिकल विच इज प्रेजेंटेड बाय द टीचर। तो क्लासरूम एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला आता है जैसे रोल प्लेइंग। हम लोग एक बच्चे को सरदार भगत सिंह बना सकते हैं, और वो इसका छोटी उम्र में रोल प्ले करे स्कूल में। देखो, मैं अक्सर सोचता होता हूं कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भगत सिंह बना देते हैं, चंद्रशेखर आजाद बना देते हैं, छोटी छोटी बेटियों को भारत माता बना देते हैं, अब्दुल कलाम बना देते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को क्या इतनी समझ होती है क्या उन चीजों की? नहीं होती। पर फिर भी हम लोग ये सब बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है, और जब वक्त पड़ेगा ना तो ये उनके अनकॉन्शियस माइंड से बाहर भी निकल जाती है। अनकॉन्शियस माइंड से बाहर भी निकल जाती है। लोग कहते हैं कि हम जैसा बोलते हैं ना वैसा हमारा जीवन बनता है। मैं कहता हूं कि हम जैसा सोचते हैं उससे हमारा जीवन बनता है। आज आप अपने दिमाग में कोई अच्छा थॉट पालो, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। गलत थॉट पाल लो, उसका भी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महाराणा प्रताप, ऐसे रोल प्ले कराना बच्चों से, ये बच्चे एक दिन वैसे ही बनेंगे जब वक्त आएगा, फिर देखना आप। ठीक, ड्रामा करवाना। क्लासरूम में जब बच्चे ड्रामा करते हैं तो ड्रामा करने से भी, हाँ जी, हाँ जी, ड्रामा ड्रामा भी सेम वही है, रोल प्ले टाइप। कोऑपरेट लर्निंग। कोऑपरेट लर्निंग क्या होता है? सहयोग देकर सब बच्चे एक दूसरे को टीच करें। मतलब एक बच्चे ने इसको पढ़ा दिया, इसने इसको पढ़ा दिया, एक पार्ट इसने इसको टीच कर दिया, उसको टीच कर दिया। ये भी एक क्लासरूम एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप 6 बच्चे एक कमरे में रहते हो जो पंजाब टेट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग सब एक दूसरे को चीजें पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाओगे ना, उसी को कोऑपरेट लर्निंग बोलते हैं। कंसेप्ट मैपिंग करना, कंसेप्ट्स की मैपिंग करना कि मेरे पास मेरा ये टॉपिक था, इसके इतने पार्ट थे, इसके फर्दर इतने पार्ट थे, वो इसके साथ कनेक्टेड था, ये इसके साथ कनेक्टेड था। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट मैपिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कौन सा है जी? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं आपको बताना, बस ये अपना दूसरा मेथड खत्म होने के बाद जब तीसरे पे आएंगे ना,
चैप्टर उल्टी गिनती पे आ जाएगा। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर दुनिया के अंदर बहुत लोगों ने काम किया। ये एक क्लासरूम एक्टिविटी का मेथड है। सबसे पहले पुरातन टाइम में जो सुकरात थे, उन्होंने इस मेथड के थ्रू टीचिंग और लर्निंग करानी बच्चों को शुरू किए। आज के मॉडर्न जमाने में आपने इस बंदे का नाम सुना है, जोहन डेवी। इस व्यक्ति ने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को बड़े अच्छे लेवल के ऊपर प्रमोट किया है। इसमें ये क्या कहते हैं कि आप एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम बताओ कि ये एक प्रॉब्लम है। मान लो हमने बच्चों को कहा कि बच्चों शहर के अंदर सड़कों पे या हमारे शहर में कूड़ा ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। तो बच्चा क्या करता है, उसके पास जितनी उसकी प्रीवियस नॉलेज है उस पूरी नॉलेज को लगाकर वो तरीके ढूंढेगा कि शहर में कहीं एक लिफाफा ना दिख जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? तो वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से पूरी खोपड़ी लगाएंगे और दिमाग लगा के वो ऐसे मेथड्स की इन्वेंशन करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। इससे हम लोग बच्चे की कौन सी एबिलिटी को डेवलप करते हैं? कोग्निटिव एबिलिटी को, मतलब उसके हेड को, उसके दिमाग को, उसकी इमेजिनेशन को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसके इंटेलेक्चुअल पावर को, उसके विजडम को। ये सब चीजें जो है एक बच्चे की चेक हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से एक बच्चे की एनालिटिकल एबिलिटी भी या एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। सो एक बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये बच्चे की एनालिटिक थिंकिंग, बच्चे का कोग्निटिव डोमेन, इनको डेवलप करने का काम जो है वो करता है। उसके बाद छठे नंबर पे आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करना, एक्सपेरिमेंट्स करना डिफरेंट, उससे बच्चों को सिखाना। फील्ड ट्रिप लेके जाना, देखो कितनी बड़ी बात है। फील्ड ट्रिप, बच्चों को बाहर लेकर जाना। सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी के अंदर फील्ड ट्रिप की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे को ये ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप? हाँ जी, तो फील्ड ट्रिप एक प्लान्ड विजिट होती है आउटसाइड द क्लासरूम। जैसे आप जैसे सोशल साइंस के बच्चे हैं तो आप उनको म्यूजियम ले जाओ, म्यूजियम, आप उनको म्यूजियम में ले जाओ, आप उनको किसी फैक्ट्री में ले जाओ, आप उनको कोई नदी दिखाने ले जाओ, खेत दिखाने ले जाओ। दिस इज कॉल्ड फील्ड ट्रिप। नक्शों को यूज करके ज्योग्राफी टीच करना, डिस्कशन डिबेट्स कराना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्लासरूम एक्टिविटीज कहलाती है। ये था जी आपके इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो खत्म हुआ। अब हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का शुरू हो रहा है, द क्लासरूम एज ए डिस्कोर्स स्पेस। ये देखो, एक बार शुरू में आओ, ये देखो, ये था ना आपके चैप्टर का नाम क्लासरूम प्रोसेसेस। इसमें आपने क्या पढ़ा? क्लासरूम में जाने से पहले, पढ़ाने से पहले, पढ़ाते वक्त और पढ़ाने के बाद प्लानिंग करो। फिर हम लोगों ने लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, फलाना मेथड, धिमकड़ा मेथड, ये सब इसमें पढ़े। क्लासरूम में कितनी तरह की एक्टिविटियां हो सकती है सोशल स्टडी से रिलेटेड, वो हमने पढ़ी। अब तीसरा और लास्ट पार्ट क्या आ गया? क्लासरूम डिस्कोर्स। आओ जी आओ, इसको और पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। बस उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका खत्म। तो क्लासरूम डिस्कोर्स क्या कहता है? पढ़ना शुरू करता हूं, समझाना शुरू करता हूं। कहते देखो, क्लासरूम में जो बातचीत होती है ना, किसी क्लास में जो बातचीत होती है, किसी क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होती है, उसी को क्लासरूम डिस्कोर्स कहा जाता है। बात समझ लग गई? मान लो आज आप लोग सब मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन की बजाय अगर आप मेरे सामने बैठे होते हैं आज, तो हम लोग क्लास में जो बात करते हैं उसका लेवल क्या है, मतलब उसका सिस्टम क्या है, उसका मेथड क्या है, क्या उस पर लर्निंग डिपेंड करती है कि नहीं करती? 100% करती है ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूं ना, मेरे को हर चीज समझ लग जाती है, और मैं जब कि कहीं और जाता हूं ना, मेरे को मजा ही नहीं आता, क्योंकि उसको हो सकता है दूसरी जगह का एनवायरमेंट ही अच्छा ना लगता हो। इस जगह का एनवायरमेंट अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि यहां जो कम्युनिकेशन होती है ना टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की, वो क्या कम्युनिकेशन होती है, उस कम्युनिकेशन से ही एनर्जी मिलती है हम लोगों को।
दिस इज ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन, दिस इज ए एनर्जेटिक कम्युनिकेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है ये। और सिर्फ क्लासरूम कम्युनिकेशन क्यों, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ जी सर नमस्ते जी सर, क्लास खत्म करते ही बैक कॉल करता हूं अभी आपको। ठीक सर, तो इसमें क्या है जी, क्लासरूम एज ए डिस्कोर्स स्पेस, इसका मतलब क्या है, अभी क्लासरूम क्यों, मैं कहता हूं दुनिया में अगर दो भाइयों के बीच की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए ना, तो सोचो क्या कर सकते हैं वो लोग। अगर देरानी और जेठानी के बीच की कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए तो देखो क्या हो सकता है। अगर एक पति पत्नी के बीच की कम्युनिकेशन और अच्छी हो जाए, अगर दुकान के मालिक की अपने इंप्लॉइज के साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, रोड़ा सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही है और वो है कम्युनिकेशन का, बस। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, क्लासरूम डिस्कोर्स। आओ मैं अब आपको पढ़ाना इसको स्टार्ट करता हूं, देखो क्या लिखा है। इट कैन बी डिफाइंड एज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन, और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, इसी को क्लासरूम डिस्कोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्लासरूम डिस्कोर्स कहा जाता है। टॉपिक की आत्मा समझ लगी क्या है। अब ये जो क्लासरूम डिस्कोर्स है, ये स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। हम बोल बोल के भी बच्चों के साथ और बच्चे हमारे साथ बात कर सकते हैं, या हम लोग लिख लिख के भी कर सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्लासरूम में आइडियाज को एक्सचेंज होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम बनाना, एक समावेशी जिसमें सब कुछ बढ़िया हो और सपोर्टिव हो, मजा आए वहां बैठ के, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सब सीखते हैं, ऐसी क्लासरूम बनाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। व्हेन स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, जब हम बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और जब वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, द काइंड ऑफ क्लासरूम इज गुड, ऐसी तरह की क्लासरूम अच्छी होती है, एक पॉजिटिव व्यू क्लासरूम में पैदा करने के लिए। ठीक है, लर्निंग टेक प्लेस इन क्लासरूम थ्रू इंटरेक्शन, जो सीखना है ना जिंदगी में वो क्लासरूम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से होता है। द एम ऑफ एवरी लेसन, हर चैप्टर को पढ़ाने के पीछे का मकसद होता है टू फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को बढ़ावा देना और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाना। किस तरह की लैंग्वेज हम लोग क्लासरूम में यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लासरूम डिस्कोर्स के अंदर, सिलेबस और मटेरियल को खत्म करने में। समझ आ रही है भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं सबको। अब यह कहता कि एक क्लासरूम में जितने भी एलिमेंट हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उन सबको 5 बातें सोचनी चाहिए कि हु गेट्स टू स्पीक, कौन बोलेगा, व्हाट डू दे टॉक अबाउट, क्या बोलेंगे, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या, ये बोलने के बाद एटमॉस्फेयर कैसा बन जाएगा, कैसी भाषा मेरे को यूज करनी चाहिए। मतलब ये 5 पॉइंट किस तरह फोकस कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, कब बोलूं, क्यों बोलूं, कितना बोलूं, सही तो बोलूंगा ना, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। गुड कम्युनिकेशन, मतलब अल्टीमेट एक अच्छी कम्युनिकेशन क्लास में हो। अब इसके 2 अप्रोच है, बस ये लास्ट पॉइंट है। अब क्लास डिस्कोर्स के 2 मॉडल्स हैं, इनमें से क्वेश्चन मुझे लगता है आपको बनना चाहिए। पहला मॉडल क्या है, इनिशिएट, रिस्पोंड, इवेल्युएट मॉडल। पहले मॉडल में क्या है, पहले टीचर इनिशिएट करता है किसी कम्युनिकेशन को, फिर बच्चे आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, फिर बच्चे टीचर को रिस्पोंड करते हैं और टीचर फिर इवेल्युएट कर लेता है। दूसरे वाले के अंदर फैसिलिटेट करता है टीचर सिर्फ, मतलब सभी के पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, सभी आपस में ज्यादा डिस्कशन करते हैं, सभी इसके अंदर एक्टिव है, सभी इसमें ये लिसनर है। दोनों मॉडल्स को मैं आपको इस चार्ट के थ्रू पढ़ा देता हूं, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो सबसे पहला मॉडल इधर है मेरे पास, IRE मॉडल, इसको बोलते हैं इनिशिएट, रिस्पोंड, इवेल्युएट मॉडल। दूसरा है FLE, फैसिलिटेट, लिसन, एंगेज मॉडल। ठीक है, 2 तरह के मॉडल हो गए, इनिशिएट, रिस्पोंड, इवेल्युएट
और फैसिलिटेट, लिसन, एंगेज। आपको इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपको एक क्वेश्चन यहां से बनेगा इस बार। ठीक है, लो पहले मैं एक चार्ट को बड़ा करके पढ़ा देता हूं, पहले आप सिर्फ इधर वाले में फोकस करो। देखो इधर वाला मैंने क्या लिखा है, ये देखो इधर वाले में क्या लिखा है। सबसे वाले पहला मॉडल कौन सा है, ये पुराना ट्रेडिशनल मॉडल है। ये इसमें टीचर बोलता है ऊपर, टीचर किसी बात को शुरू करता है और टीचर टॉक जो है वो टीचर टू स्टूडेंट की तरफ चलती है। टीचर टॉपिक को डिसाइड करता है, इंटरेक्शन को क्लास में कंट्रोल करता है, और टीचर किसी सवाल को पूछता है, बच्चे उसका आंसर देते रहते हैं और आंसर वही देते हैं जो टीचर ने पूछा है, कोई और आंसर नहीं देना। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे चलती है। ठीक, पहला मॉडल समझ लग गया। दूसरा मॉडल क्या है, दूसरे मॉडल को फैसिलिटेट, लिसन, एंगेज मॉडल बोलते हैं। ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। इसमें टीचर बातचीत को प्रमोट करता है स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्कोर्स क्रिएट होता है सपोर्टिव क्लासरूम कम्युनिटी में। हर बच्चे को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर बोलने की। ये हॉरिजॉन्टल मॉडल है, ये हॉरिजॉन्टल है, वो था वर्टिकल, ये था स्टूडेंट सेंटर्ड, वो था टीचर सेंटर्ड। और यहां फ्रीडम ज्यादा है, उसमें फ्रीडम कम थी। ठीक है, यहां टॉक बैलेंस में होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, वहां सिर्फ जो है मेन अपने टीचर्स की ही टॉक जो है वो ज्यादा होती थी। ठीक है, ये जो मॉडल है ये मॉडर्न है, वो ट्रेडिशनल था, और इसमें सारे अपने सारे जने एक्टिव होते हैं, वहां पर सिर्फ टीचर एक्टिव होता है। तो ये इन दोनों मॉडल्स के बीच का डिफरेंस है। अब बताओ मेरे को कैसा लगा लेक्चर आप लोगों को। आप लोग सोचते होंगे कि दीपक सर की क्लासें हो तो लंबी जाती है, पर एक बात है, मजा आ जाता है पढ़ के कि लास्ट में अब आप लोग कहोगे अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हैं सर कमाल करते हो पांडे जी। हाँ जी, ठीक है। तो भाई मैंने मेरे मन की बात नहीं, मैंने आपके मन की बात बताई है। मैं सारा दिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, बच्चे वीडियोस के नीचे कमेंट्स देते हैं, तो इसलिए मैंने आपके मन की बात बोली है। ऐसे ना सोचना कि सर अपनी तारीफ आप ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसा 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 मत सोचना। तो क्लास बेशक लंबी हो जाती है, पर यह बात सच है कि आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद कम से कम इस बात की खुशी मिलती है कि यार हम लोगों ने हमारे सिलेबस का ये जो दूसरा चैप्टर था ये बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसमें से जो मर्जी क्वेश्चन बन जाए हम लोग तैयार हैं। तो अब आप खुद बताओ मेरे को, अभी मैंने सिर्फ 5 लेक्चर आपके लगाए हैं, पर 5 लेक्चरों के अंदर आज आप लोगों को सोशल साइंस और सोशल स्टडी के बीच का डिफरेंस पता लग गया। सोशल स्टडीज किस तरह से इनके डिसिप्लिन से कनेक्टेड है, सोशल साइंस का स्कोप क्या है, नेचर क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर क्लासरूम प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, क्लासरूम डिस्कोर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारे आप लोगों ने पढ़ लिए। जब कल अब आप लोग आओगे तो मैं आप लोगों को डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जो है वो टीच करूंगा। ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। आज अगला लेक्चर एक और लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि आज एक फंक्शन है, शायद हमें बाहर जाना पड़े, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मेरी छुट्टी होगी तो फिर मैं लगा दूंगा क्लास, नहीं तो फिर कल मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, सावल क्लासेस पिछले 13 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने का आज पंजाब में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। सावल क्लासेस ने 10 के 10 पंजाब टेट की प्रिपरेशन कराई है। पहले पंजाब टेट से हम लोग पढ़ा रहे हैं, पंजाब टेट होने के बाद मास्टर कैडर के सभी सब्जेक्ट्स, ईटीटी कैडर, एनटीटी, यूजीसी नेट और पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स की सब पेपर्स की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सावल क्लासेस में लगभग 60 टीचर्स की टीम है जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को अलग अलग लेवल पे टीच करती है। सारा सब्जेक्ट थ्योरी में, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट में कवर किए जाते हैं। इन नंबरों पर आप लोग कॉल करके बाकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे सबसे। जो स्टूडेंट बाद में लेक्चर देख रहे हैं कमेंट जरूर किया करो लेक्चर कैसा लगा। बाय।